इस वीडियो के अंतर्गत आपको राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का आपको भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय 9 होगा। अध्याय 9 का ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या सेवा क्षेत्र। इसमें आपको यहाँ पर क्या आपको यहाँ शुरू करते हैं पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार के निम्नलिखित तरीके होते हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको व्यापार के निम्नलिखित तरीके होते हैं, इसको यहाँ पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए मोड 1 आपके यहाँ पर है। आपके यहाँ पर क्या है कि मोड 1 देखिए मोड 1 किसके अंतर्गत मोड 1 में है कि इसके अंतर्गत सेवा उत्पादों का भौतिक आदान प्रदान होता है। उदाहरण के बिजनेस आउटसोर्सिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मोड दूसरा में क्या इसके अंतर्गत सेवा निर्यातक देश में उपभोक्ताओं का गमन। उदाहरण के जैसे किसी सेवा निर्यातक देश सेवा निर्यातक देश डॉक्टरी सेवा प्राप्त करने के लिए स्वयं मरीज का जान या सेवा उपभोक्ता के निर्यातक देश में जाना। पर्यटन पर कोई प्रतिबंध नहीं। मोड 3 में क्या किसी देश में वाणिज्यिक इकाई या संस्थाओं को स्थापित करना, जैसे बैंकिंग और बीमा इत्यादि। अब मोड 4 में क्या मोड 4 के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन होता है, जिसमें श्रम की गतिशीलता को भी रखा जाता है। अब आपको आगे देखिए विमानन पर्यटन एवं बीमा जैसे सेवा क्षेत्रों में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था अत्यंत प्रतिस्पर्धी है। अब देखिए विकसित देश इन क्षेत्रों में विकासशील के प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जबकि विकासशील देश श्रम के मुक्त आदान प्रदान का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि विकसित देश तकनीकी रूप में अत्यधिक शक्तिशाली है। समकालीन विश्व में दुनिया का अधिकांश राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन चुके हैं, परंतु विकसित देश इस संगठन का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करना चाहते हैं। आरंभिक रूप में विकासशील देश की प्रतिक्रिया विश्व व्यापार संगठन के प्रति आपको ट्रोजन हॉर्स के रूप में रही, लेकिन अब विकासशील देश पलायनवादी ना होकर विकसित देशों की भेदभावकारी नीतियों का सामूहिक विरोध कर रहे हैं और उन्हें अनेक सफलताएं भी प्राप्त हुई है। पहला आपके यहाँ वर्ष 2003 के कानकुन की बैठक में कानकुन बैठक में TRIPS के मुद्दे पर विकासशील देशों को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई, क्योंकि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक बीमारियों को TRIPS के प्रावधानों से छूट होगी। दूसरा कि विकसित देश इस बिंदु पर भी सहमत हो गए हैं कि ये श्रम मानकों का निर्णय निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जाएगा। अतः विश्व व्यापार में अनेक असहमतियों के बावजूद मुक्त व्यापार बढ़ाने पर सहमति होती प्रतीत हो रही है। इसे विकासशील देशों की मूल आपत्ति विश्व व्यापार संगठन से नहीं है, बल्कि विश्व व्यापार संगठन से विकसित देशों द्वारा निर्मित आधिपत्यवादी नियमों से। अब देखिए बाली सम्मेलन दिसंबर 2013 में बाली के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत से विकासशील देशों के समूह G33 ने सब्सिडी के दायरे में खाद्य सुरक्षा पहरों की रक्षा के स्पष्ट उद्देश्य के साथ खाद्य भंडार के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था। अब देखिए बाली पैकेज के अनुसार भारत और अन्य विकासशील देशों को जब तक वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता खत्म नहीं करते तब तक बिना किसी कानूनी चुनौतियों के मुख्य खाद्य उपजों पर सब्सिडी देने की अनुमति देता है। यह अंतिम शांति खंड पीस क्लॉज भी प्रदान करता है। फिर आपको आगे देखिए आपको शांति खंड, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं पीस क्लॉज बोलते हैं। शांति खंड दिसंबर 2013 से शुरू होने वाला 4 वर्ष की अंतिम अवधि की सुविधा देता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और वर्ष 2017 तक एक अस्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। शांति खंड में कई शर्तें, जैसे भारत को वर्ष 2017 में खत्म हो रहे 4 वर्षों की अवधि में एक बार विश्व व्यापार संगठन विवाद निराकरण निकाय में ले जाया जा सकता है। फिर अब आगे देखिए खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं कृषि मुद्दे देखिए भारत और नियमित खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मुक्त व्यापार के प्रतिकूल माना जा रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा न्यूनतम खरीद मूल्य के द्वारा सरकार कृषि उत्पादों की बाजार कीमत के एक बार फिर देखिए क्योंकि भारत के द्वारा न्यूनतम खरीद मूल्य के द्वारा सरकार कृषि उत्पादों की बाजार कीमत से ज़्यादा पर खरीदारी करते तथा खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत उसे बाजार से कम कीमत पर आम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता है। इससे मुक्त मुक्त व्यापार सीधे तौर पर बाधित होता है। अतः भारत बाजारों में कोई देश अपने कृषि उत्पाद का निर्यात नहीं कर पाएगा।
विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुसार कोई भी देश अपनी सकल कृषि उत्पाद के 10% से ज़्यादा सब्सिडी प्रदान नहीं करेगा। भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से जो सब्सिडी भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है वह 10% की सीमा से ज़्यादा है। अतः विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है। भारत ने इसका बचाव करते हुए तर्क दिया है कि सब्सिडी वर्ष 1986 कृषि पदार्थों के मूल्यों पर आधारित है, जिसे परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि वर्ष 1986 के बाद कृषि पदार्थों की कीमतों में विकासशील देशों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जबकि विकसित देशों के कृषि पदार्थों के मूल्य में यह वृद्धि नहीं हुई है। भारत का यह भी तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित शताब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु गरीबी निवारण आवश्यक है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। भारत की आपत्ति को देखते हुए भारत को बाली बैठक में भारत की इस आपत्ति को देखते हुए देखिए, भारत की इस आपत्ति को देखते हुए भारत को बाली बैठक में वर्ष 2017 तक भारत को खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की अनुमति दे दी गई, जिसे शांति खंड पीस क्लॉज कहा गया। अब आखिर आपको नैरोबी सम्मेलन देखिए, नैरोबी सम्मेलन क्या है? अभी देखिए, नैरोबी सम्मेलन यह सम्मेलन आपको विश्व व्यापार संगठन WTO का 10वां सम्मेलन था, जिसमें 160 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के समापन में विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष रॉबर्ट अजबेडो नैरोबी पैकेज की घोषणा की, जिसमें चरणबद्ध तरीके से कृषि सब्सिडी समाप्त करने की घोषणा की गई। देखिए, इस सम्मेलन आपको अल्पविकसित देशों के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई। देखिए, भारत को आशाओं के विपरीत कृषि सब्सिडीज को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को कहा गया, जबकि भारत खाद्य सुरक्षा तथा सीमांत कृषकों के हित में कृषि सब्सिडी अनिश्चित नैरोबी पैकेज में यह निर्धारित किया कि विकसित देश तुरंत ही कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करेंगे तथा विकासशील देश वर्ष 2018 तक इसे समाप्त करेंगे। विकासशील देशों को वर्ष 2023 तक कृषि पर दिए जाने वाले विपणन एवं परिवहन सहायता को समाप्त करना है। तानेफे जैसे एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता भी बंद करनी है। देखिए, इस सम्मेलन आपको स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM के तहत विकासशील देशों को अत्यधिक आयात की दिशा में अपने कृषकों के हित में प्रशुल्क बढ़ाने की छूट दी गई। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, विश्व व्यापार संगठन आप क्या देखिए कि विश्व व्यापार संगठन के वाणिज्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको देखिए यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के वाणिज्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन देखिए, जिसमें पहला सम्मेलन आपको विश्व व्यापार WTO का पहला सम्मेलन आपको 1996 में सिंगापुर में हुआ था। दूसरा सम्मेलन आपको जिनेवा 1998 जिनेवा हुआ था। बस इतना इंपोर्टेंट। आप आगे देखिए, 11वां आपको सम्मेलन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था दिसंबर 2017 में। ये उतना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, प्रथम चरण आपके यहाँ पर क्या प्रथम चरण में क्या देखिए, वर्ष 1996 की सिंगापुर बैठक था। वर्ष 1998 की जिनेवा बैठक में भारत ने महज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यद्यपि गेट की उरुग्वे चक्र को वार्ताओं में भारत के अनेक मुद्दों पर आपत्ति व्यक्त की थी। चक्र की वार्ताओं में भारत ने अनेक मुद्दों पर स्ट्रिप्स एवं TRIM स्ट्रिप्स का मुद्दा प्रमुख था, के अनुसार हस्ताक्षर क्या था? देखिए, भारत के विश्व पास बनने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। यहाँ पर का प्रयोग नहीं कर सकता। 5 चयनात्मक एवं अपनी अपारदर्शिता अनुरूप विश्व व्यापार से संबंध स्थापित। क्या द्वितीय चरण में आपके यहाँ पर है कि भारत की सक्रिय भूमिका। द्वितीय चरण में आपके यहाँ पर भारत की सक्रिय भूमिका देखिए। विश्व व्यापार संगठन की सिएटल बैठक 1999 से भारत ने पर्यावरण एवं श्रम जैसे मुद्दों को व्यापार से जोड़ने का भारी विरोध किया। भारत निम्न मुद्दों पर आपत्ति उठाई, जिसमें पहला आपको ट्रिप्स TRIP स्ट्रिप्स एंड दूसरा आपको ट्रिप्स TRIM स्ट्रिप्स। दूसरा आपको सिंगापुर मुद्दे। तीसरा आपको भारत ने क्रियान्वयन मुद्दे पर बल दिया। देखिए, भारत ने ब्राजील विकास भारत में प्रभावी विरोध दर्ज
दोहा विकास आरोप लगाया कि दोहा विकास वार्ता पूर्ण होने बाधा आपकी ये है भूमिका। थर्ड फेज जिसे बोलते हैं। देखिए विकसित देशों की आलोचना के विरोध में भारत ने यह तर्क दिया कि वह विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है। भारत ने भेदभाव की नीतियों का विरोध करना की वार्ता को विफल बनाने का प्रयत्न किया। वर्ष 2008 में जिनेवा में आयोजित लघु मंत्री स्तरीय वार्ता भी विफल रही, जिनका एक कारण विशेष सुरक्षा प्रणाली है। भारत के अनुसार देखिए भारत के अनुसार कृषि क्षेत्र में भारत की खास सोच एवं ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। अब देखिए भारत का विशेष मुद्दा देखिए भारत का विशेष मुद्दा जिसमें पर आपको कृषि का मुद्दा, दूसरा आपका सिंगापुर का मुद्दा, तीसरा है सेवा क्षेत्र का मुद्दा। देखिए भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का भाग लगभग 58% एवं आईटी तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। भारत की यह मांग है कि प्राकृतिक व्यक्तियों के आदान प्रदान पर विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ढीले होने चाहिए। एंटी डंपिंग एवं भारत देखिए आपको परंपरागत रूप में भारत टेक्सटाइल एक बार निर्यातक है, परंतु विकसित देशों की डंपिंग विरोधी नीतियों के कारण भारत निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ। अब विश्व व्यापार संगठन के वर्ष 2004 की वर्ष 2004 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वाधिक डंपिंग विरोधी नीतियों का प्रयोग अमेरिका ने किया। जबकि दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन तथा चीन एवं अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत डंपिंग नीतियों का प्रयोग कर रहा है। फिर देखिए भारत और विवाद निस्तारण समिति देखिए भारत के अनुसार विश्व व्यापार संगठन विवाद निस्तारण तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत के अनुसार आपको क्या विवाद विस्तार में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जिससे विकासशील देश की स्थिति अशक्त हो जाती है। भारत तो विकसित देश द्वारा उन्हें समुचित वैधानिक लागत के अनुसार विकास भारत एक निश्चित सीमा में एक निश्चित समय को लागू फिर आपको आगे यहाँ पर जिसमें सब्सिडी खास सुरक्षा पीस क्लॉज ई कॉमर्स मत्स्य संरक्षणवाद वार्ता के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, परंतु यह सम्मेलन में असफल है क्योंकि ये सदस्य देशों के मत कोई सहमति नहीं बन पाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी विकसित देशों ने विकास शब्द को पुनः परिभाषित करने की बात कही। इन देशों का मानना है कुछ देश भारत, चीन, ब्राजील विकासशील के नाम पर अधिक लाभ ले, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। इस संदर्भ में भारत का कहना था कि विकास का मापन जीडीपी के माध्यम से न करके प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस आधार पर भारत की बड़ी जनसंख्या गरीब है। अब देखिए विकसित देशों ने अब यहाँ क्या विकसित देशों ने भारत द्वारा पीस क्लॉज के तहत खाद्य सुरक्षा के दिए जा रहे सब्सिडी तथा सार्वजनिक खाद्य भंडारण का विरोध किया। भारत इन प्रावधानों को अस्थायी करने की मांग कर रहा था, जबकि ताकि गरीबी तथा भुखमरी मिटाने में मदद मिल सके। जबकि पश्चिमी देश इसका समयबद्ध समापन चाहते हैं। परिणाम इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। भारत और चीन जैसे देशों ने विकसित देशों द्वारा दी जा रही फार्म सब्सिडी का विरोध किया। विकसित देशों ने इस समय में ई व्यापार के लिए आपको ई व्यापार के नया मसौदा पेश किया, जिससे खुले सीमा व्यापार ओपन सोर्स बॉर्डर या ई व्यापार ई ट्रेड का प्रस्ताव भारत इस प्रस्ताव का विरोध किया था। वर्ष 1998 में स्वीकार किया कि ई व्यापार समझौते की सही बताया गया। भारत इस प्रस्ताव का विरोध किया था। वर्ष 1998 में स्वीकार किए गए ई व्यापार समझौते को सही बताया है। फिर आपको आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण संगठन ब्रेटन वुड्स व्यवस्था देखिए। वर्ष 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर नामक राज्य के शहर ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के द्वारा आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विकास और पुनर्संरचना का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक तथा व्यापार एवं प्रशासनिक पर सामान्य संस्था GATT की स्थापना का आधार रखा गया। इसलिए इन तीनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के रूप में जानते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राज्यों को भुगतान के संतुलन के संकट से निपटने के छोटी अवधि की आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जबकि विश्व बैंक के द्वारा आपको राज्यों को आर्थिक विकास के लिए लंबी
अवधि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए G8 देखिए, G8 में क्या वर्ष 1973 के देखिए वर्ष 1973 के तेल संकट आर्थिक संकट के बाद इसकी स्थापना हुई। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, इटली, कनाडा सम्मिलित हुए। वर्ष 1975 देखिए वर्ष 1975 इसकी औपचारिक स्थापना हुई। वर्ष 1997 में देखिए वर्ष 1997 इसमें रूस भी सम्मिलित हुआ। इसके द्वारा वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर इसके द्वारा आपको वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर विचार एवं परामर्श किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए अब G8 देखिए अब G8 की बैठकों में चीन, ब्राज़ील, भारत, मेक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें G8+5 भी जिसे G8+5 G8+5 भी कहा जाता है। देखिए 40वां G8 शिखर सम्मेलन 4 से 5 जून 2014 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ परिषद के स्टेस्टस लिप्सियस भवन में आयोजित किया गया। देखिए यूरोपीय संघ ने G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार की। वर्ष 1997 रूस इस संगठन का सदस्य बना था। वर्ष 1997 में रूस इस संगठन का सदस्य बना, लेकिन क्रीमिया मुद्दे को लेकर 40वां शिखर सम्मेलन G8 का में आयोजित हुआ था तथा 43वां सम्मेलन मई में 44वां सम्मेलन आपको कनाडा में आयोजित कनाडा के क्यूबेक सिटी में हुआ। सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षित G20 की स्थापना जिसमें दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 20 देशों के वित्त मंत्री और इन देशों के केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष G20 के समय में भाग लेते हैं। यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधित्व यूरोपीय यूनियन के चेयरपर्सन के द्वारा किया जाता है। हर 2 वर्ष में शासनाध्यक्षों की बैठक होती है। अब के सदस्य देश देखिए यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप को चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की एवं सऊदी अरब G20 के सदस्य हैं। यूरोप में आपको यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन एवं रूस इसके सदस्य हैं G20 में। अफ्रीका से आपको दक्षिण अफ्रीका G20 के सदस्य हैं। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना G20 सदस्य हैं। और ऑस्ट्रिया महाद्वीप से ऑस्ट्रिया आपको सदस्य है। फिर कोई इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको यहाँ पर है, इसका उद्देश्य G20 का उद्देश्य आपको यहाँ पर इस संगठन का मूल उद्देश्य विश्व के वित्तीय मुद्दों पर सहयोग और परामर्श करना है। अब इसका G20 का महत्व देखिए, वर्ष 2008 में वाशिंगटन सम्मेलन के बाद इसके महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में अमेरिका और यूरोप वैश्विक आर्थिक मंदी के शिकार थे। इस सम्मेलन के बाद यह कहा गया कि आने वाले विश्व में G8 का स्थान G20 लेगा। देखिए यह उल्लेखनीय है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फिलहाल ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड विकसित देशों के बढ़ते आर्थिक महत्व के कारण वर्ष 2005 रूस वर्ष 97 में तथा ब्राज़ील, चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, आपको अमेरिका 1, कनाडा 2, जर्मनी 3, अंतालिया
विकास दर इस समय आपको वैश्विक विकास दर का लक्ष्य अतिरिक्त 2% तक बढ़ाना है। देखिए, फ्रांस में आतंकवादी हमले के कारण फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांदो ने भाग नहीं लिया। अब देखिए G20 11वां शिखर सम्मेलन देखिए, यह समय को 4 से 5 सितंबर 2016 में चीन के शहर हांगझाऊ में संपन्न हुआ। पहली बार यह सम्मेलन चीन में संपन्न हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी देखिए इसमें अमेरिका तथा चीन ने पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि लागू करने की घोषणा की। G20 के देशों के देखिए G20 के देशों ने व्यापार बढ़ाने, कर चोरी रोकने, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को पनाह नहीं देने इत्यादि पर सहमति व्यक्त की। इस समय आपको विकास के एजेंडे को 2030 तक अमल में लाने, अफ्रीकी तथा अल्प विकसित देशों में औद्योगिकरण को सामूहिक रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देखिए G20 अगला अर्थात 12वां शिखर सम्मेलन आपको 7 से 8 जुलाई 2017 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित हुआ। देखिए तो अगला शिखर सम्मेलन आपको अगला शिखर सम्मेलन आपको अर्जेंटीना वर्ष 2018 में आयोजित किया गया। फिर देखिए B20 ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन जिसको हम बिजनेस 20 व्यापार 20 भी बोलते हैं। ठीक है, व्यापार 20 अर्थात B20 ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 18 जुलाई 2014 को सिडनी में आयोजित किया गया। वर्ष 2014 में G20 अध्यक्ष के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने B20 स्थापित किया था। यह एक ऐसा मंच है जो निजी क्षेत्र की समूह 20 या G20 के नेताओं को वार्षिक बैठक के नीति एवं सिफारिशों के उत्पादन का माध्यम है। अब देखिए ओपेक देखिए ओपेक की स्थापना ओपेक की स्थापना आपको वर्ष 1960 में आपको ओपेक 12 तेल उत्पादक देशों का संगठन प्रकृति देखिए ओपेक कोई क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है, वरन ये एक क्वार्टर है। क्वार्टर का मूल कार्य आपको कीमतों को नियंत्रण करना तथा व्यापार का संचालन करना होता है। अब इसका कार्य देखिए, इसका ओपेक का कार्य क्या है? तेल उत्पादक देश इस संगठन के माध्यम से तेल की कीमतों का निर्धारण एवं किस देश को तेल बेचा जाए इसका निर्धारण करते हैं। अब इसका महत्व देखिए, ओपेक विकासशील देशों के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का उदाहरण है। इससे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेल की कीमतों का निर्धारण करती थी। इससे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेल की कीमतों का अल्जीरिया, दूसरा आपको अंगोला, तीसरा 8वां नाइजीरिया, 9वां कतर, 10वां सऊदी और आपको देखिए आपको नोट यहाँ देखिए भारत संयुक्त अरब उत्तर दक्षिण संवाद देखिए, जिसको हम नॉर्थ साउथ डायलॉग बोलते हैं उत्तर दक्षिण संवाद। तो उत्तर दक्षिण का आशय क्या है? देखिए भौगोलिक रूप में उत्तरी गोलार्ध में बसे देश विकसित देश है जिन्हें उत्तर का देश कहा जाता है। जब भौगोलिक रूप में देखिए आपको फिर भौगोलिक रूप में दक्षिण गोलार्ध में बसे देश विकासशील देश है जिन्हें दक्षिण का देश कहा जाता है। फिर आपके यहाँ पर देखिए उत्तर दक्षिण संवाद की पृष्ठभूमि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब विकासशील देश उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था मुक्त हुए तो द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब विकासशील देश उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्त हुए तो उन्होंने विकास की रणनीति अपनाते हुए यह अपेक्षा की कि विकसित देशों के द्वारा प्राप्त आर्थिक अनुदान एवं सहायता के द्वारा विकासशील देश भी आर्थिक रूप में समृद्ध हो जाएंगे। और कि जिस प्रकार अमेरिका ने यूरोपीय खस्ताहार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मार्शल योजना लागू की, उससे विकासशील देशों को भी लगा कि विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करेंगे। विकसित देशों की ऐसी मान्यता थी कि दुनिया में मुक्त उदारीकृत अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया जाए तो सभी का समान रूप में विकास हो सकता है। लेकिन 1960 के दशक आते विकासशील देखिए जिस प्रकार अमेरिका ने यूरोपीय खस्ताहार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मार्शल योजना लागू की, उससे विकासशील देशों को भी लगा कि विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करेंगे। विकसित देशों की ऐसी मान्यता थी कि दुनिया में मुक्त उदारीकृत अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया जाए तो सभी का समान रूप से विकास हो सकता है। लेकिन 1960 के दशक तक आते विकासशील देशों को विश्व आर्थिक व्यवस्था से निराशा होने लगी। दूसरे शब्दों में विकासशील देशों विकासशील
विकासशील देशों ने विकास के अलग मुद्दे को उठाया, देखिए, जो कि स्पष्ट रूप में विकसित देशों के दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं था। यह पहला प्रयास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, जिसको अंगटाड बोलते हैं, UNCTAD अंगटाड के रूप में वर्ष 1964 में दिखाई दिया। विकासशील देश वैश्विक आर्थिक विकास की प्रगति से सहमत नहीं थे और अंगटाड ब्रेटन वुड्स से संस्थाओं को विकासशील देशों के प्रतिकूल माना, क्योंकि ये संस्थाएं पाश्चात्य उदारवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते, जो विकासशील देशों के अनुकूल नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के हित एवं आवश्यकता विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण है। अतः विकासशील देशों ने अपने विकास के लिए नई संस्था के निर्माण का प्रयास किया, जो उनके आर्थिक विकास को बढ़ा सकती है। लेकिन पाश्चात्य देशों ने इस नई संस्था के निर्माण का विरोध किया, और लेकिन विकासशील देशों की विजय हुई और अंगटाड का निर्माण हुआ। देखिए, अंगटाड के अनुसार कि तीसरी दुनिया के कच्चे पदार्थों के निर्यात में देखी जा रही है। तो विकासशील देशों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का आयात प्रतिस्थापन नीति अपनानी चाहिए। विकासशील देशों निर्यातित वस्तुओं पर विकसित देश अवरोध न लगाए। विकासशील देश तकनीकी सहायता प्रदान करें। विकासशील देशों को विकसित देश तकनीकी सहायता प्रदान 1970 के दशक में 1970 के दशक में आपको तेरह संकट कारण विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इसलिए वर्ष 1973 के अल्जीरिया के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिक बनाया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO का प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि विकासशील देशों का प्रस्ताव था। आपको देखिए उत्तर दक्षिण संवाद में मुख्य मुद्दे देखिए यहाँ पर। देखिए, पहला आपको तकनीकी हस्तांतरण की मांग है। तकनीकी हस्तांतरण की मांग आपको है। देखिए, तकनीकी हस्तांतरण की मांग और तकनीकी का आशय ज्ञान, कुशलता, पद्धति, डिजाइन या यंत्र की प्राप्ति से जिस तकनीकी पर विकसित देशों का नियंत्रण माना जाता है, और वस्तुतः विकसित और विकासशील देशों के मध्य मूल अंतर तकनीकों को लेकर ही है। देखिए, तकनीकी हस्तांतरण की समस्या संप्रति वैश्वीकरण के युग में और जटिल हो गई है, क्योंकि विकसित देश मांग कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के विकासशील देश पर्यावरणीय मित्र तकनीक का उपयोग करें, लेकिन विकसित देश इसके आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करते। दूसरा, विकासशील देशों पर बढ़ता कर्ज का बोझ देखा। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात विकासशील देशों की अपेक्षा थी कि वे विकसित देशों द्वारा ये प्राप्त ऋण और अनुदान के माध्यम से स्वयं को औद्योगिकृत करने का प्रयास करें, क्योंकि विकासशील देशों के पास पूंजी का अभाव था, भले ही प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। दूसरी ओर विकसित देशों ने आपको विकासशील देशों को विकासशील देशों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया, लेकिन 1980 के दशक तक आते अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसी अर्थव्यवस्था पूर्ण दूसरे का शिकार होकर विकासशील देशों की निर्यात बढ़ नहीं सकी। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने विकासशील देशों की निर्यात पर तरह तरह के प्रतिबंध भी आरोपित किए। इससे विकासशील देशों ने 1970 के दशक में नारा दिया, व्यापार न कि अनुदान, ट्रेड नॉट एड। इस नारे का मूल उद्देश्य था विकसित देश विकासशील देशों के आयात को सदैव प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं तथा विकासशील देशों द्वारा निर्धारित कच्चे पदार्थों की कीमत बढ़ती रहती है। इससे विकासशील देशों ने इन कीमतों को स्थायित्व में लाने की मांग की। अतः विकासशील देशों तर्क था कि यदि व्यापार के साथ उचित कर दिया जाए तो किसी भी रूप में विकासशील देशों को ऋण की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या, तीसरा आपको ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की पुनर्रचना देखिए। ब्रिटेन वुड्स आपको तीसरा आपके यहाँ पर पॉइंट है ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की पुनर्रचना देखिए। आपको द्वितीय विश्व युद्ध आर्थिक व्यवस्था का संचालन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक गेट के द्वारा किया गया। यह तीनों संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं कहलाती। इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों के हितों का संरक्षण करना। उदाहरण के विश्व बैंक का अध्यक्ष सदैव जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निदेशक केवल पश्चिमी यूरोप का व्यक्ति ही हो सकता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति निर्माण में विकसित देशों का प्रभुत्व है, क्योंकि इससे प्रत्येक देश को उतने मत का अधिकार है जितना उसका वित्तीय योगदान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अतः स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 70% योगदान विकसित देशों का है। इसलिए ऐसी संस्था से विकासशील देशों के हित के लिए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की गई है। 1990 के दशक में विकासशील देशों को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि विश्व
बैंक द्वारा दिए जा रहे अधिकांश ऋण पूर्वी यूरोपीय देशों और रूस को प्राप्त होने लगे, जिससे देखिए जिससे अन्य विकासशील देशों के समक्ष विकास के वित्त का अभाव हुआ। जबकि गेट के माध्यम से जहाँ एक और दुनिया मुक्त व्यापार करना दिया जा रहा था, वहीं दूसरी और विकासशील देशों को निर्यात को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य या तंतु का समझौता मल्टी फाइबर एग्रीमेंट वर्ष 1974 में किया गया। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि चौथा आपको यहाँ पर पॉइंट है क्या, चौथा इसी का आपको यहाँ पर विशेष आपको है, चौथा आपको यहाँ पर इसकी विशेषता कंपनी के निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुद्दा देखिए, निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुद्दा देखिए। आपको एक आंकड़े के अनुसार दुनिया की 800 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे 7 देशों का प्रभुत्व है। ये 800 कंपनियां विश्व के उत्पादन के 50% भाग को नियंत्रण स्थापित करती है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकलाप को लेकर विकासशील देशों ने सदैव अपना विरोध व्यक्त किया है। वर्ष 1990 के पश्चात जबकि अधिकांश देशों ने उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपना लिया, तो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में अविवाद निवेश के उपाय ट्रिम्स पर ज़्यादा है, ना कि स्वयं कंपनियों के कार्यकलाप पर। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित कारणों से विकासशील देशों में निवेश करना चाहती है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। दूसरा आपको सस्ता श्रम। तीसरा, एक बड़ा बाजार। आपको फिर पांचवा पॉइंट आपके यहाँ उत्तर दक्षिण संवाद में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा देखिए। संप्रति विश्व राजनीति में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का मुद्दा केंद्र बन चुका है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण उपाय को लेकर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद पाए जा रहे हैं। जहाँ तक पर्यावरण के प्रदूषण का प्रश्न, इसमें भी मत भिन्नता है, क्योंकि विकासशील देशों से आपको पर्यावरण प्रदूषण के सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विकसित देश हैं। जब तक पर्यावरण के प्रदूषण का प्रश्न भी विकासशील देशों पर्यावरण पर सबसे ज्यादा उत्तर देश है। इसलिए अधिक होना चाहिए, जबकि विकसित देशों से पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण विकासशील देशों की विशाल जनसंख्या है। अब आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन नियमावली देखिए। अब आगे हमको देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन नियमावली का जो देखिए इस वार्ता का शीर्षक था जलवायु कार्रवाई का आह्वान। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन बैठक। अब वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन बैठक पेरिस में होगी। पेरिस में हुई। देखिए भारत समेत 190 से अधिक देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती राष्ट्रीय संकल्पों के लिए सहमति व्यक्त की थी। भारत ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई एवं उपायों के लिए अदायगी करने की क्षमता के आधार पर देशों को श्रेणीबद्ध करने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए पहली बार भारत चीन चीन, भारत, ब्राजील और उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्था अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर राजी हुई। लीमा मसौदे के अनुसार आपको प्रत्येक देश अपने उत्सर्जन कटौती का अपना लक्ष्य पेश करें, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2015 होगी। अब के पेरिस जलवायु सम्मेलन बोलते COP21 के पेरिस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ, जिसका उद्देश्य पेड़ को अधिक गर्म होने से समझौता में ग्लोबल वार्मिंग को सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने था। वर्ष 2020 से इस समस्या से निपटने के $100 अरब की मदद देने पर प्रतिबद्धता जताई गई। भारत और चीन जिस विकासशील देश 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के लक्ष्य के पक्ष में नहीं है। ये देश लंबे समय तक कोयले से ईंधन हासिल करने की अनुमति चाहते हैं। भारत ने स्वतः घोषणा की वर्ष 2030 तक अपने GDP बात को वर्ष 2005 के मुकाबले 33 से 35% नीचे ले जाने का प्रयास करेगा। देखिए पेरिस सम्मेलन में निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर बल दिया गया। पहला को तापमान वृद्धि दर के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी। दूसरा को पारदर्शी प्रणाली सर्वेक्षण जलवायु कार्रवाई लेखांकन। तीसरा देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु क्षमता विस्तार अनुकूलन। चौथा आपको जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभावों से उभरने हेतु क्षमता विस्तार क्षति भरपाई। पांचवा आपको लोचशीलता स्वच्छता हेतु वित्तीय सहायता या सहयोग। वर्ष 2020 तक
वर्ष 2020 से $100 बिलियन की जलवायु नीति हेतु एक स्पष्ट रोड मैप। इस समय आपको पेरिस समझौते इस समय आपको पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं सॉरी इस समय आपको पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हेतु आगामी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2016 को 1 वर्ष तक का समय निश्चित किया गया। यह समझौता उन 55 देशों जो विश्व का उत्सर्जन में 55% हिस्सेदारी रखते हैं के अनुसमर्थन से आपको के अनुसमर्थन से प्रभावी हो जाएगा। देखिए वर्ष 2020 तक आपको प्रभावी होने वाले इस समझौते पर वर्ष 2023 में वैश्विक समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात हर 5 वर्ष पर समीक्षा बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की। आपको आगे देखिए मराकश सम्मेलन जिसको बोलते हैं COP22 बोलते हैं। ठीक है, मराकश सम्मेलन आपको 7 से लेकर 18 नवंबर 2016 को मोरक्को की राजधानी मराकश से संपन्न। इस समय आपको क्योटो प्रोटोकॉल को 12वां इस समय आपको CMP 12वां तथा पेरिस मुद्दे को करना था। इस समय वर्ष 2018 तक पेरिस समझौते को लागू करने दी गई। देखिए इस समय में भारत लागू करने इस समय में भारत ने उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन के दौरान 20 देशों द्वारा इस सम्मेलन के दौरान आपको 20 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान आपको 20 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रारूप आगे आपके यहाँ के विश्व व्यापार संगठन निर्माण के बाद उत्तर दक्षिण संवाद का मुद्दा देखिए। विश्व व्यापार संगठन निर्माण के बाद आपको संप्रति विश्व व्यापार संगठन के मंच पर कृषि सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी को लेकर उत्तर दक्षिण के मतभेद बरकरार है। उत्तर दक्षिण संवाद मतलब आपको समानता की मांग से जुड़ा प्रश्न है। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से पुनर्संरचित क्योंकि संप्रति यह अवस्था विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई है। यह संवाद मांग विकासशील देशों की मांग नहीं अपितु एक अंतर्निहित विश्व में शोषण और भेदभाव को शांत करने की मांग। दक्षिण के देशों की मांग याचना नहीं अपितु सामूहिक वाजिब अधिकार है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए अब जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अपर्याय है। अतः उत्तर दक्षिण संवाद की मांग उपनिवेशवाद और समाजवाद के नए रूपों को समाप्त करने की मांग है। अब उत्तर दक्षिण संवाद के विभिन्न मंच देखिए। उत्तर दक्षिण संवाद के विभिन्न मंच में देखिए। पर आपके यहाँ पर पेरिस समय 1975 में, पर आपके यहाँ पर पेरिस समय 1975 में। फिर आपको दूसरा आपके यहाँ पर है ब्रांड आयोग जर्मन चांसलर बिली ब्रांड के अध्यक्षता में। फिर कानकुन सम्मेलन 1981 मैक्सिको में। देखिए दक्षिण से देखिए साउथ हेल्प देखिए आप साउथ एरिया से यहाँ देखिए विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना दक्षिण सहयोग है। देखिए उत्तर दक्षिण समाज को कारगर बनाने के दक्षिण सम्मेलन भी आयोजित किया गया। वर्ष 1982 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समय नई दिल्ली में हुआ। वर्ष 1987 में प्योंगयांग में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक था। दक्षिण आयोग की बैठक हुई। वर्ष 1989 के बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में G15 की स्थापना हुई जो दक्षिण सहयोग के क्रियात्मक समूह माना जाता है। वर्ष 1999 को G20 स्थापना के द्वारा उत्तर दक्षिण का समाज वित्तीय मामलों में देखा जा सकता है। इसमें G7 के सदस्य और 13 अन्य विकासशील देश थे। अब एशियाई टाइगर देखिए दक्षिण कोरिया सिंगापुर ताइवान एवं हांगकांग जैसे देशों ने 1980 के दशक में तीव्र आर्थिक विकास दर्ज किया। इसलिए इन देशों को टाइगर अर्थव्यवस्था के रूप में लोकप्रिय बनाया गया। आपके समूह 77 देखिए। आपको समूह 77 देखिए G77 देखिए। G77 की स्थापना वर्ष 1964 में आपको यह विकासशील देशों का संगठन है। इसमें वर्तमान में 120 से अधिक सदस्य हैं। इसके तो आपको विकासशील देशों ने विश्व व्यापार को विकासशील देशों अनुकूल बनाने की मांग की है। आपकी मॉर्कोसुर देखिए। आपको मॉर्कोसुर MERCOSUR देखिए। मॉर्कोसुर यह लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन है। यह लैटिन अमेरिकी देशों का साझा बाजार है। वर्ष 1991 इसकी स्थापना अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं उरुग्वे द्वारा की गई। वर्ष 2012 को वेनेजुएला के इसमें नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अब आपको देखिए ब्रिक्स देखिए BRIC ब्रिक्स देखिए। ब्रिक्स शब्द का प्रयोग आपको जिम ओनील के द्वारा आपको किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए
देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन इसके सदस्य वर्ष 2008 में देखिए वर्ष 2008 में रूस बैठक के द्वारा वर्ष 2008 में रूस बैठक के द्वारा इसके निर्माण का निर्णय किया गया था। वर्ष 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। वर्ष 2010 में इसे वर्ष 2010 में इसमें अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 2012 में इसका समय नई दिल्ली में आपको हुआ। वो अफ्रीका का विकास वर्ष 2005 को अफ्रीका वर्ष के रूप में मनाया गया। ब्रिक्स का छठा शिखर सम्मेलन आपको 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के शहर फोर्टालेज़ा में संपन्न हुआ। अब देखिए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन देखिए, आप कहाँ देखिए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन देखिए। देखिए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन देखिए, यह समय आपको 15 से 16 अक्टूबर 2016 को भारत के गोवा में हुआ। भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। यह सम्मेलन एक ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की गई। इस समय आपको सहमति बनी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विकासात्मक परियोजनाओं को ऋण देगा। एक अन्य समझौते के तहत 100 संस्थान स्थापित करने पर सहमति बनी जो कृषि, रेलवे इत्यादि विकास पर कार्य करेगा। इस सम्मेलन के बाद बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड सम्मिलित हुए। अब 9वां ब्रिक्स सम्मेलन देखिए। ब्रिक्स का 9वां सम्मेलन चीन के तटीय शहर xiamen में 2 से 3 सितंबर 2017 को संपन्न हुआ। अब ब्रिक्स विकास बैंक देखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसको एक प्रकार से देखिए, इसको एक प्रकार से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। यह पश्चिमी प्रभाव और वित्तीय संस्थाओं पर विकासशील देशों की निर्भरता को कम अथवा समाप्त करेगा। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत बनेगा। इसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार होगा। किसी भी सदस्य को वीटो का अधिकार नहीं होगा। वर्ष 2016 से यह बैंक कार्य करना आरंभ कर दिया। वर्ष 2016 से यह बैंक कार्य करना आरंभ कर दिया। फिर आपको आगे यहाँ पर इसकी संरचना देखिए क्या है इसकी। देखिए आधारभूत संरचना में सतत विकास की परियोजनाओं को इस बैंक के केंद्र में रखा गया। बैंक की शुरुआती पूंजी आपको $50 बिलियन होगी, जिसे बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। प्रारंभ में प्रत्येक सदस्य $10 का योगदान देंगे। भारत द्वारा शर्त रखी गई कि सदस्यों की सहमति के बगैर कोई भी सदस्य अपनी योगदान राशि में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। बैंक की पूंजी देखिए। बैंक की पूंजी $100 का योगदान करेगा। 15 जुलाई न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के स्थापना दस्तावेज पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। सम्मेलन के दौरान आपको औसमिक आरक्षित व्यवस्था पर भी सदस्य देशों में सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान आपको औसमिक आरक्षित व्यवस्था पर भी सदस्य देशों में सहमति बनी। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक तेल दबाव ग्लोबल लिक्विडिटी ऑपरेशन में सुरक्षा प्रदान करना है। फिर आपको देखिए 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 देखिए। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 देखिए। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25-27 जुलाई 2018 को हुआ। अब एशिया आधारभूत आपको आगे देखिए। एशिया आधारभूत संरचना निवेश बैंक देखिए, जिसको AIIB बोलते हैं। देखिए एशिया आधारभूत संरचना निवेश बैंक है, तो हस्ताक्षर समारोह का आयोजन बीजिंग में 24 अक्टूबर 2014 को हुआ। इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग में होगा। देखिए बैंक की अधिकृत पूंजी $100 बिलियन होगी। चीन लगभग $50 बिलियन का इसमें योगदान देगा। वर्ष 2015 से बैंक के कार्य शुरू हैं। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक होगा। भारत और चीन के अलावा देखिए भारत आपको बांग्लादेश, कंबोडिया, 7वां कजाकिस्तान, 8वां म्यांमार, 11वां ओमान, 14वां
फिर आपको यहाँ पे देखिए उल्लेखनीय अमेरिकी दबाव के कारण आपको 3 देशों ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने इसमें भागीदारी से इनकार कर दिया। अब इब्सा आईबीएस से देखिए, इब्सा मतलब आईबीएस से देखिए, इब्सा के स्थान भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। इब्सा इस इब्सा में इस इब्सा के सदस्य आपको भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका है। देखिए वर्ष 2003 में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका निर्माण आपको विश्व व्यापार संगठन के कानकुन सम्मेलन 2003 के सम्मेलन अक्टूबर 2015 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का उदाहरण है। इसमें तीनों देश लोकतांत्रिक तथा विकासशील भी हैं। उनके बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने पर सहयोग किया जा रहा है। वर्तमान विश्व में आपको दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अलावा नवीन प्रवृत्तियों का विकास देखा जा सकता है। वर्तमान क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य सहयोग भी हो रहा है। उदाहरण के नाम उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्य अमेरिका, कनाडा एवं मेक्सिको हैं। मेक्सिको एक विकासशील देश है, जबकि अमेरिका एवं कनाडा विकसित देश है। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देखिए, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देखिए, इसका गठन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का गठन आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एवं किर्गिस्तान 4 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका उद्देश्य आपको सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार संचालित करना है। यह संगठन यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर गठित किया गया है। अब कि भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2015 देखिए, इस समय में भारत से 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। भारत अफ्रीका सम्मेलन वर्ष 2008 में हुआ था, तथा दूसरा समय वर्ष 2011 में आपको आदिस अबाबा इथियोपिया के आदिस अबाबा में हुआ। यह तीसरा शिखर सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देखिए इस समय आपको विकास, भागीदारी, व्यापार, निवेश, शांति एवं सुरक्षा, आधार संरचना इत्यादि पर सहयोग की संभावना बनी। अभी आपको आगे यहाँ पर देखिए, क्या इस समय देखिए, यह समय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका में चीन का प्रभाव अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत द्वारा सभी 54 राष्ट्रों को एकजुट करना एक बड़ी सफलता है। अब बिम्स्टेक बोलिए, BIMSTEC बिम्स्टेक देखिए, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक बोलते हैं। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को प्रारंभ इसकी स्थापना बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका द्वारा की गई। भारत में नेपाल तथा भूटान भी वर्ष 2004 में बिम्स्टेक के सदस्य बन गए। बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय संगठन है जिसके द्वारा आपको आसियान और दक्षिण के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली। बिम्स्टेक आसियान दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास में अत्यधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। बिम्स्टेक के माध्यम से इन देशों के बीच व्यापार आपको व्यापार, निवेश, तकनीकी, परिवहन, ऊर्जा तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, कि इसके लिए प्रत्येक सदस्य को एक विशेष क्षेत्र आवंटित किया गया। उदाहरण के भारत को तकनीकी क्षेत्र, म्यांमार को ऊर्जा का क्षेत्र प्रदान किया गया है। बिम्स्टेक देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त राजनीतिक एवं सुरक्षा के मुद्दों पर भी आपस में सहयोग किया जा रहा है। बिम्स्टेक के माध्यम से भारत थाईलैंड और म्यांमार के साथ अपने संबंधों को शक्तिशाली बना रहा है, और म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए बिम्स्टेक देशों में आपको आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी आपको आपस में सहयोग का विचार किया गया है। तानाशाही दवाओं के व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए भी समझौता हुआ है। आप देखिए बिम्स्टेक उच्च स्तरीय बैठक गोवा में नवंबर 2017 में संपन्न हुई, जिसमें आपको मुक्त व्यापार, निवेश, सुरक्षा इत्यादि पर विचार विमर्श किया गया। बिम्स्टेक की यह बैठक ब्रिक्स देशों के साथ संयुक्त रूप से गोवा में संयुक्त रूप से हुई। देखिए गंगा मेकोंग परियोजना को वर्ष 2000 ईस्वी में आरंभ किया गया। गंगा मेकोंग परियोजना वर्ष 2000 ईस्वी में आपको क्या आरंभ किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपको इस परियोजना में आपको भारत, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम आपको सदस्य है। इस परियोजना में आपको भारत, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम सदस्य है। गंगा मेकोंग परियोजना के अंतर पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से समझौता हुआ। अगले चरण को परिवहन, संचार, आधारभूत संरचना में सहयोग का निर्णय लिया गया है। इन देशों के साथ बेहतर आर्थिक संबंधों का भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को मूर्त रूप देने का प्रयत्न कर रहा है। भारत मेकोंग नदी इन देशों के साथ
भारत में कौन नदी इन देशों के साथ समझौता करके आसियान देशों के साथ संबंध बेहतर करने पर इच्छुक है? अब आपको देखिए प्रशांत महासागरीय द्वीपों के देशों का संबंध देखिए, प्रशांत महासागरीय द्वीपों के देशों का संबंध देखिए। भारत की विदेश नीति में समुद्र एवं समुद्री संचार मार्गों के नियंत्रण के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। तब प्रधानमंत्री वर्ष 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा आपको वर्ष 2014 में फिजी की यात्रा दौरान प्रशांत महासागरीय देशों के सम्मेलन को विचार दिया गया और इसमें 14 द्वीप शामिल है। वर्ष 2015 में इन देशों की दूसरी बैठक जयपुर में आयोजित हुई। इसके द्वारा इन देशों के बीच कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, अंतरिक्ष सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन और ई-नेटवर्किंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इन देशों के नागरिकों को भारत में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाएगी तथा सस्ते ऋण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने की विशेष तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा तथा ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के एक विशेष कोष का भी निर्माण होगा। भारत के द्वारा इन देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जाए और इससे बढ़कर चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिशंतित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। चीन द्वारा इन महासागरीय देशों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फिजी को सबसे बड़ी देखिए, फिजी को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देने वाला देश चीन है और कोको द्वीप को दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में सहायता देने वाला देश भी चीन है। पापुआ न्यू गिनी, समोया और टोंगा को भी चीन के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। चीन के द्वारा फिजी को दी गई आर्थिक सहायता ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी ज़्यादा है। अब कि चीन द्वारा वर्ष 2015 में इन महासागरीय देशों का समय आयोजित किया गया। चीन द्वारा 55 बिलियन युआन की आर्थिक सहायता इन देशों को प्रदान की। इन महासागरीय द्वीपों में भारत भी अपना प्रभाव बेहतर करने का प्रयत्न कर रहा है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में वर्तमान में भारत के संबंध ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका जैसे देशों के साथ अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि फिजी में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों का निवास है, जिससे भारत का इस देश में वैचारिक प्रभाव बना हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का परंपरागत रूप में प्रभाव रहा है और चीन द्वारा अपने प्रभाव का लगातार विस्तार किया जा रहा है। भारत द्वारा भी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र के देशों में आपको फिजी का अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनेक छोटे-छोटे देश हैं जिसमें तुमालू, किरिबाती, बांताओ, सोलोमन द्वीप, पलामू, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया तथा न्यू गिनी शामिल है। फ्रेंच फेनोन की पश्चिम ब्लैक स्किन व्हाइट मास 1952 आपको है। अफ्रीका के विकास के लिए आपको वर्ष 2005 को अफ्रीका वर्ष के रूप में मनाया गया। अब एक बार फिर इसको देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को परंपरागत रूप में प्रभाव है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का परंपरागत रूप में प्रभाव रहा है और चीन के द्वारा अपने प्रभाव का लगातार विस्तार किया जा रहा है। तब भारत द्वारा इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र के देशों में फिजी का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में अनेक छोटे-छोटे देश हैं जिसमें तुआलू, नोरू किरिबाती, बानुताउ, सोलोमन द्वीप, पलाऊ, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया तथा न्यू गिनी शामिल हैं। यहाँ से आपको देखिए ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय 10 आपको पढ़ेंगे।